चलो आज पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में हम लोग कल कहाँ तक छोड़े थे? बोलना पड़ेगा क्या चीज? 50 तक छोड़े हैं। अरे तू लोग हंस रहा है रे। एक दिन बर्बाद हो गया। चलो चलो ये सुनो, पिछला क्लास में भाग 1 हम लोग क्लियर किए थे। कहाँ तक? भाग 10 तक। आज हम लोग जो है सो भाग 11 देखेंगे। भाग कितना? 11। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको देखना है, लिखना है, एक कॉपी ले लेना, उसको लिखते जाना है। ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ पढ़ लिया बस ऐसे ही छोड़ देना है। इसको एक आरती की तरह थाली में नहीं सजाना है, समझा कि नहीं? इसको पढ़ना है, पढ़ोगे याद रहेगा तभी जा करके आगे जब कंपटीशन का तैयारी करोगे इन फ्यूचर में तो वहाँ पर मिलेगा। ये सारा पढ़ना पड़ेगा, एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, तब जो पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, समझा ना? चलो आज हम लोग बात करेंगे भाग 11 से लेकर के, भाग 11 से लेकर के कितना तक? लास्ट जो है वहां तक हम लोग चर्चा करेंगे। लिखो भाग 11। देखो 11 जो है, इस 11 में 245 से 263 तक अनुच्छेद का वर्णन है। आर्टिकल कितना है? 245 से 263 तक। और इसमें जो है सो संघ और राज्य, संघ और राज्य के बीच संबंध का वर्णन है, के बीच संबंध, रिलेशन का उल्लेख है। हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो। इसमें आर्टिकल कितना? 244 टू 263 और 245 से 263। और यहाँ पर जो संघ और राज्य, संघ मतलब देश और राज्य के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए, किस तरह का रिश्ता होना चाहिए, इसका पूरा वर्णन है, इसमें लिखा गया है। अब इसमें यह भी बात कही गई है, जैसे होता क्या है, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ अनुदान देते हैं, मतलब पैसा देते हैं, प्रत्येक मंथ प्रत्येक साल कुछ पैसा देते हैं विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए। अभी झारखंड में एक इशू चल रही है, झारखंड गवर्नमेंट कह रही है कि 1,36,000 करोड़ जो है सो बकाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमको दिया नहीं है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम 1,36,000 रुपया जानते ही नहीं हैं। अब क्या इशू है, क्या मामला है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जाने, हम लोग क्या जाने। तो कहने का मतलब है ये जो आर्टिकल्स है और ये जो भाग है, भाग 11, ये हम लोग को बताता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग घर में बात करते हैं, तो घर में जब बात करते हैं तो एक माँ बाप, एक बेटा बेटी, क्या रिश्ता होता है ये तो पता चलता है ना। अब ऐसा थोड़े नहीं कि जैसे कोई पिता हैं, पापा जी हैं, तो एक दोस्त की तरह बात करेंगे, उसके कंधा पर हाथ रख के, हाय दोस्त कैसा है, ऐसा बात करेंगे क्या? वो पिता है। अब एगो छोटा भाई है तो उसको जाकर के प्रणाम करने लगेंगे। तो किसके साथ किस तरह बात करना चाहिए, वाइफ के साथ किस तरह बात करना चाहिए, दोस्त के साथ किस तरह बात करना चाहिए, अपने घर में किस तरह बात करना चाहिए, क्या रिश्ता होती है अपना परिवार के साथ, अपना समाज के साथ, होता है ना। तो उसी तरह से एक देश का एक राज्य के साथ क्या रिश्ता होता है, इस रिलेशन का वर्णन हमारे किस अनुच्छेद में किया गया है? 245 से 263 में। कौन से भाग में किया गया है? भाग 11 में। कौन से भाग में? भाग 11। चलो अब है भाग 12। भाग 12 264 से लेकर के 300 ये तक वर्णन है। ये स्पेशली हम लिखे हैं, इसके बारे में लॉजिक है, हम बताएंगे, ठीक ना। क्योंकि हमारा जो संपत्ति का अधिकार जो था अनुच्छेद 31 में मौलिक अधिकार था ना, उसको हटा दिया गया ना। तो संपत्ति के अधिकार को हटा करके उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया।
पहले संपत्ति का बहुत गुरूर रहा करता था लोगों में कि हमारे पास संपत्ति है, सरकार हमसे टैक्स नहीं ले सकता है। लेकिन अब वो गुरूर हट गया क्योंकि संपत्ति के अधिकार को ही खत्म कर दिया और उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया। और वो जो कानूनी अधिकार बनाया उसको कहाँ पर रखा गया? तो हमारे अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 300 ये में। इसीलिए इसको हम लिखे हैं स्पेशली। ठीक, लिखो। ये वित्तीय की बात करता है। वित्तीय, पैसा कौड़ी जानता होगा ना? हाँ, वित्त मंत्री से संबंधित रहता है। मैक्सिमम आर्टिकल्स वित्त मंत्री से संबंधित रहता है। हमारा जो संसद है उसमें बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री करता है। हमारा जो स्टेट होते हैं, जहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद होते हैं, वहाँ पर बजट कौन पेश करते हैं? वित्त मंत्री। ये सारे चीजों का उल्लेख जो किया गया हमारे कौन से भाग में किया गया है? भाग 12 में। कौन सा आर्टिकल्स में? अब भाग 13 है। भाग 13, भाग 13, भाग 13। इसमें अनुच्छेद जो है 301 से 207, 307, 207 लिख दिए ना, गजब है। 307 इसमें देखो व्यापार का वर्णन है, व्यापार का, वाणिज्य का। देखो हमारे जो ट्रेड्स हैं, व्यापार मतलब कि व्यापार, हमारे देश में व्यापारियों को अधिकार है कि हमारे देश में व्यापार कर सकता है। यदि हमारे आर्टिकल में ऐसा बात नहीं रहता तो हमारा देश ऐसा है, हमारे देश के लोग ऐसे हैं कि व्यापारी को उठा करके बाजार से उठा करके फेंक देता किसी गटर में कि तुमको बेचने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे संविधान में ये बात लिखा है कि हम व्यापारी कर सकते हैं। हम किसी भी सामान को खरीद सकते हैं, किसी भी सामान को बेच सकते हैं। आप किसी भी सामान को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग को ड्रग्स का स्मगलिंग करना पड़े, ड्रग्स का स्मगलिंग करने लगे। ड्रग्स समझते हो ना, जिससे हमारा सेहत क्या होता है? खराब होता है। उसका स्मगलिंग करने का राइट्स हमारे संविधान में हमको नहीं दिया है। यदि हम चाहेंगे कि ड्रग्स खरीद के, विदेशों से ड्रग्स खरीद के लाएं और पूरे भारत में उसको बेचें तो बहुत अच्छा सा एक्ट लगेगा हम पर, और ऐसा अंदर जाएंगे कि बाहर आने का सपना भी छूट जाएगा। समझा कि नहीं? इसीलिए व्यापार करने का अधिकार है तो अच्छे चीजों का अधिकार है, ऐसा नहीं कुछ भी व्यापार करने लगे। पहले के समय में ऐसा होता था, जब हमारे देश में संविधान नहीं बना था तो पहले तो पता है कि दास प्रथा चलती थी। पहले जो है सो आदमियों को बेचा जाता था, यहाँ से लड़कियों को ट्रक में भर भर के दूसरे जगह ले जाया जाता था, मजदूरों को भर भर के बेच दिया जाता था उसको, फिर बूढ़ा हो गया उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। अब हमारा संविधान बन गया है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बन गया है। उसमें से हम लोग को ये राइट्स दे दिया है कि हम लोग व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन किसी गलत चीज का व्यापार हम लोग नहीं कर सकते। ये कौन सा आर्टिकल में है? 301 से लेकर के 307 में। कौन सा भाग में? भाग 13। अब भाग 14 है, भाग 14, 23 तक। अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 ये तक। इसमें क्या कहा गया है कि संघ के अधीन, संघ के अधीन राज्य होंगे। कौन होंगे? राज्य होंगे। मतलब समझना, ऐसा नहीं कि संघ के गुलाम में राज्य होगा। कुछ सब्जेक्ट पर पावर जो है सो संघ को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है, और कुछ सब्जेक्ट पर जो नियम कानून है उस पर पावर किसका है? राज्य को है, देश को, मतलब क्या स्टेट को है। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि यदि दोनों का पावर बराबर हो जाए तो दोनों का पावर बराबर होने के बाद होगा क्या? राज्य बोलेगा हम अलग देश बन जाते हैं, तो क्या उसे अलग देश बनने का मौका मिलेगा? नहीं। तो उस कंडीशन में कुछ स्पेशल पावर स्टेट को, सेंट्रल को दिया है। ये बात जो है सो हमारे कौन से भाग में है? 14 में। और इसमें कहा गया है कि राज्य को भले पावर मिल गया है लेकिन उसे केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर काम करना होगा। अब दिशा निर्देश ऐसा नहीं कि पूरा उसी का केंद्र सरकार का फॉलो करे। अब केंद्र सरकार का फॉलो नहीं, इसका अलग सब्जेक्ट है, उसका अलग सब्जेक्ट है।
उसका अलग विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, तो केंद्र को अलग विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, उसको फॉलो करने का अधिकार है। लेकिन एक अधीनता एक तरह से हम लोग देखें कि हाई पावर जो दिया हुआ है किसको दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और लॉ पावर किसको है, राज्य गवर्नमेंट को। तो ये बात कौन सा भाग में है, भाग 14 में। ठीक, देखो भाग 15, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329, 324 से 329, इसमें निर्वाचन का वर्णन उल्लेख है। निर्वाचन समझते हो, चुनाव, निर्वाचन मीन्स चुनाव, इलेक्शन, इलेक्शन का उल्लेख है। देखो हमारा जो आर्टिकल 324 जो है ये स्पष्ट रूप से कहता है, निर्वाचन आयोग की बात करता है कि भारत में क्या होगा, निर्वाचन आयोग होगा, इलेक्शन कमीशन होगा, और वही हमारे देश में जो लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, करवाएंगे। अभी देखो भारत में एक नया कानून बनने जा रही है, अब बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा वो अलग बात है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, नाम सुना है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। इसका मतलब हो गया, जैसे कि तुम लोग देखता होगा, केंद्र में जो चुनाव होता है वो अलग टाइम में होता है, राज्य में जो चुनाव होता है हर राज्य में अलग अलग टाइम में होता है। झारखंड में चुनाव पता चला कि 2024 में हुआ, तब दिल्ली में चुनाव बिहार में चुनाव 2025 में है, तो किसी में 2026 में है, तो किसी में एक साल में 2-3 चुनाव है, होता है ना। अब ऐसा हमारे यहाँ के गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसा पॉलिसी ला रहे हैं जिसमें हर किसी, मतलब चाहे वो राज्य रहे चाहे वो देश रहे, सबका चुनाव एक ही बार होगा। सबका चुनाव कितना बार होगा, एक ही बार होगा। अब जैसे कि मान ले एक ही बार होने से फायदा क्या है, 2029 में बोला जा रहा है कि 2029 में सबका चुनाव एक ही बार होगा, लोकसभा का भी चुनाव होगा और किसका होगा, राज्यसभा का, विधानसभा का भी चुनाव होगा। अब यदि एक ही बार चुनाव होगा तो उससे फायदा क्या है, उससे फायदा ये है कि अब मान ले अलग अलग चुनाव करवाने में पैसा कितना खर्च होता है। बोला जाता है, गवर्नमेंट कहती है कि सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्चा होता है, सबसे ज़्यादा पैसा किस पर खर्चा होता है, सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा होता है सैनिक पर। लेकिन ये गलत बात है, सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्चा होता है वो इलेक्शन पर होता है, चुनाव में। उसमें नेता लोग क्या करते हैं, बोरा का बोरा पैसा भर के जनता को बांटते हैं ना। पता चला कि जनता को इतना दे रहा है, रातों रात पैसा दे रहे हैं, 500 1000 गड्डी का गड्डी पूरा बह रहा है, पैसा का बहता है ना। तो एक तरह से यदि हम लोग देखें तो बहुत पैसा का बर्बादी होता है इलेक्शन में, और वही पैसा का इस्तेमाल यदि हमारे देश के इकोनॉमी या डेवलपमेंट या विकास के लिए लगा जाएगा तो क्या हमारा देश विकास नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब जो ये पैसा खर्चा हो रहा है, जो चुनाव होना एक ही बार में खर्चा हो जाएगा, चुनाव होगा तो एक ही बार में जो पैसा होगा वो खर्चा हो जाएगा, अब बार बार तो नहीं होगा। अब उस कंडीशन में जब एक ही बार चुनाव होगा तो हमारे देश की पैसा बचेगी, और हमारा देश का जब पैसा बचेगा तो उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा, हमारे देश के विकास में होगा। तो इसीलिए हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक नया कानून बना रहे हैं जिसका नाम है 1 नेशन 1 इलेक्शन। और वो जो इलेक्शन का चर्चा जो हमारे संविधान में है, कौन सा अनुच्छेद में है, कौन से भाग में, भाग 15। लिखो, देखो भाग 16 अब है, भाग 16। भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 तक वर्णन है, अनुच्छेद 330 से 342 तक। देखो इसमें जो है कुछ विशेष बातें कही गई है, ये जो आर्टिकल है इस आर्टिकल में कुछ विशेष बातें कही गई, कुछ विशेष लोगों को अधिकार देता है ये, समझा कि नहीं। जब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे तब हम लोग को पता चलेगा किसको क्या विशेष राइट्स दिया हुआ है। जैसे SC ST हो गया, उसको स्पेशल राइट्स है या नहीं है, रिजर्व है वो कि नहीं है, उसको रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो उसी तरह से ये जो अनुच्छेद है या ये जो भाग है इसमें कुछ विशेष अनुबंध का वर्णन उल्लेख है, कुछ विशेष अनुबंध का उल्लेख है, वहां से इंक लाओ तो इंक, उधर से इंक लाओ तो।
चलो अनुच्छेद 60 हो गया 16। अब भाग 16 ना, भाग 17, भाग 17, इसमें अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक वर्णन है। 343 से 351 तक। देखो इसमें राजभाषा का वर्णन है, राजभाषा का। भाषा पता है, लैंग्वेज। हमारा कहीं राजकीय भाषा पूछे तो क्या है? हिंदी है कि नहीं है? तो वही कुछ जैसे कि स्टेट होता है, कुछ स्टेट का अपना कुछ राजकीय भाषा होती है। हमारे देश में किसी को मातृभाषा घोषित नहीं किया गया है कि यही हमारे देश जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, किसी को एक यूनिक लैंग्वेज घोषित नहीं किया है, लेकिन हर राज्य को अपना अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज रखने का अधिकार है। तो वो सारा बात जो बात किया गया है कौन से भाग में? भाग 17 में। कौन से भाग में? भाग 17 में। अब भाग 18 जो बहुत अच्छा से तुम लोग जानता है, हाँ, राज्य भाषा। देखो राज्य भाषा भी मिलता है, राजभाषा भी मिलता है, दोनों लिख दिए, ठीक। अब है भाग 18। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णन है। और ये बहुत अच्छा से जानता है कि आपातकाल का बात उल्लेख जो हमारे किया गया है, किसमें किया गया है? 352। राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, ये सब है ना, ये सारा का सारा उल्लेख जो किया गया है यही सब अनुच्छेद में किया गया है। 352 से लेकर के 356 तक में आपातकाल का वर्णन है। इसमें इमरजेंसी, आपातकाल का उल्लेख है इसमें, भाग 18 में। अब भाग 19, इसमें अनुच्छेद 360 से लेकर के 368 तक वर्णन है। वो 61 ना, हाँ हाँ 61 से लेकर के। और इसमें देखो दो भाग है, भाग 19 और भाग 20। इन दोनों में जो है सो यहाँ तक वर्णन है। कहने का मतलब है कुछ आर्टिकल्स इसका यहाँ घुसा हुआ था, कुछ यहाँ जो नया बाद में जोड़ा गया है, इसीलिए दोनों को एक साथ लिखे हैं। देखो राष्ट्रपति, देश में क्या होता है? राष्ट्रपति। राज्य में राज्यपाल होता है ना, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष पावर है। देश में राष्ट्रपति को कुछ विशेष पावर है। जितना भी नियुक्तियां होता है, लगभग नियुक्तियां देश के लिए राष्ट्रपति करते हैं और लगभग नियुक्तियां राज्य के लिए कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। ये बात अच्छा से पता है। तो इन सारे चीजों का जो अनुबंध या बात उल्लेख जो किया गया है, ये इस अनुच्छेद में किया गया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में जो कुछ अनुबंध है, कहने का मतलब कुछ उसका स्पेशल पावर है, उस स्पेशल पावर का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? भाग 19 और भाग 20 में। अब भाग 21 और भाग 22 लिखना। भाग 21 और भाग, वो लिखा दे, अच्छा लिखा देते हैं। भाग 22, राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच अनुबंध, के बीच अनुबंध। अब है भाग 21 और भाग 22। इसमें आता है अनुच्छेद 369 से लेकर के 395 तक। 369 से लेकर के 395 तक। अरे अनुबंध बीच रिश्ता, उसके बीच में कुछ स्पेशल पावर जो होता है ना, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच अनुबंध, मतलब कि राष्ट्रपति कुछ सलाह देंगे राज्यपाल को, राज्यपाल कुछ सलाह देंगे किसको? राष्ट्रपति को। तो इसे ही बोला जाता है अनुबंध। इस शब्द को क्या बोला जाता है? अनुबंध। ठीक। 369 to 395, 395 अनुच्छेद था ना हमारा मूल संविधान में। अब उसको ये भी कर करके कितना कर दिया गया है? 470। तो देखो हम लोग क्या किए यहाँ पर, जो ये भी ये सब जो था
उसको कहीं पर लिखे नहीं है अनुच्छेद में, लिखे हैं क्या, देखो गौर से, नहीं लिखे हैं। अका जगह एगो 51 ये लिखे थे अका जगह, और एगो 300 ये लिखे हैं, बाकी तो नहीं लिखे हैं। अब जितना भी ये भी सब जो हैं, समझना बात को, ये भी जो हैं सब ये भी इसी में जो बाद में मतलब संशोधन करके अनुच्छेद को जो जोड़ा गया है इसी में जोड़ा गया है, और वही जो है सो भाग 24 और 23, 24, 25 में रखा गया है। उसी को स्पेशली उसको हम यहाँ पर कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग को यहाँ कितना भाग तक पढ़ना है, भाग 22 तक, क्योंकि भाग 23, 24, 25 इसी में क्या कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया। किसी टॉपिक में किसी पॉइंट में उसको भी अलग से हम बता देंगे कि भाग 23 में कौन है, भाग 24 में कौन है, भाग 25 में कौन है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ कहाँ तक कंप्लीट किए हैं, भाग 22 तक। अब कहीं जानते हो, कहीं जानना चाहते हो कि आर्टिकल 1 से लेकर के 395 तक, आर्टिकल 1 से यानी अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या है। इसी तरह कहीं जानना चाहते हो 395 अनुच्छेद तक, तो हम 395 अनुच्छेद तक लिखा सकते हैं। देखो एक अनुच्छेद में बहुत ये ABCD E F तक जाता है, FE तक भी जाता है, बहुत में तो बहुत सारा जाता है, लेकिन उसको कंक्लूजन जो उसका मेन पॉइंट होता है, जो मुख्य उद्देश्य होता है, उसको जैसे एक लाइन में होता है ना, तो हम उसको अनुच्छेद 1 में एक लाइन में जो लिखा हुआ उसको हम लिखा सकते हैं, एक एक लाइन करके। न तो कहीं उस तरह 395 अनुच्छेद पढ़ना चाहो तो बहुत मतलब कि डीपली पढ़ना पड़ता है, बहुत डिटेल से। कंपटीशन का भी तैयारी करोगे तो पूरा 395 का 395 अनुच्छेद नहीं लिखाते हैं वहाँ पर, समझा कि नहीं। लेकिन कहीं चाहते हो कि पूरा अनुच्छेद के बारे में हमको एक एक लाइन कम से कम जानकारी मिल जाए, तो हम एक एक लाइन वो भी दे सकते हैं, उतना कंटेंट मेरे पास है, समझा। तो आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं, लिखो इसको। ओ क्या चीज, और इसमें लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सो देखो भाग 21 और 22 में जो लिखा है वो राज्य का कुछ सूची, जैसे कि सूची 3 होता है, ये बात पढ़ा है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इंग्लिश में उसको कहते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं ना। तो 3 सूची हैं, इसको लिख लो। राज्य को अधिकार और केंद्र को अधिकार, केंद्र को अधिकार यानी कौन कौन से सब्जेक्ट पर, कौन कौन से विषय पर इसे कानून बनाने का अधिकार है, ये सब लिखा गया है इसमें। लंबा क्लास चल गया होगा ना, 1 घंटा, चलो कुछ भी है, पढ़ना है और क्या। ये सब देखो सब जो सिलेबस का चीज है नहीं, सिलेबस से हटके है, और ये सब जो सिलेबस के हटके है यही जो है सो तुम लोग को किसी और से हटके बनाएगा। सिलेबस तो हर कोई पढ़ रहा है, इसको कोई नहीं पढ़ रहा है। और यदि अभी से ये सब चीज की जानकारी हो जाए तो समझो कि उससे तो एक स्टेप तो आगे रहेंगे हम लोग, है ना। तो आज यहीं पर सेशन को स्टॉप करते हैं, और जितने भी क्लास होगी, देखो क्लास जो भी क्लास होगी, क्लास 9, 10th, 11, 12th, 11 कम चांस है लेकिन 12th, तो 9, 10th और 12th या 11th ये सब क्लास जो है सो मैक्सिमम क्लास को हम चाहेंगे कि उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दें। कुछ क्लास छूटेगी, छूट सकता है, जैसे कि मान ले कोई क्लास छूट सकता है बीच में, इसीलिए जो एब्सेंट रहोगे वहाँ से भी देख सकते हो। और जो मान ले हमारी क्लास में नहीं जुड़ पाए हो, जो इस कोचिंग में नहीं जुड़ पाए हो, वो सब भी जो है सो घर बैठ करके देख सकते हो। लाइव क्लास, जिस तरह क्लास चलेगी यहाँ पर उस तरह क्लास देख सकते हो। ओके, चलो अब क्लियर, इसको स्टॉप कर दो।